हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर्स के बारे में। अभी तक पॉलीमर्स में मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दिया। तो पॉलीमर्स का मतलब बता दिया जिसमें एसोसिएशन ऑफ मेनी मोनोमर यूनिट्स, बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स पार्ट्स आर मॉलिक्यूल्स। तो जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। एंड द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। किसी भी पॉलीमर का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट जो होता है उसे हम कहते हैं मोनोमर। द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया तो जो पॉलीमराइजेशन का फिनोमेना है इसको इरविन सॉरिंजर ने इंट्रोड्यूस किया और फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर वाज द बेकेलाइट। लियो बेकलैंड ने पहला पॉलीमर बनाया और वो पॉलीमर है बेकेलाइट। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन के बेस पर पॉलीमर दो टाइप के होते हैं। इट इज नोन एज होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो homopolymers are those polymers in which only one type of monomer units are combined, जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती हैं उसको हम कहते हैं homopolymer। तो in which only one type of monomer units are combined, it is called homopolymer। उसके बाद हमने बात किया कोपॉलीमर के बारे में, तो जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं कोपॉलीमर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन केस ऑफ कोपॉलीमर। तो दिस इज अबाउट होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। देन हमने बात किया क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन बेस पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं? तो ओरिजिन बेस जो पॉलीमर है या सोर्स बेस जो पॉलीमर है वो थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। दैट इज नेचुरल पॉलीमर विच इज रिकवर्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहले बात किया हमने नेचुरल पॉलीमर के बारे में जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, वो है नेचुरल पॉलीमर। और नेचुरल पॉलीमर के बारे में हमने उसके मोनोमर्स को पढ़ा, जैसे स्टार्च या पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उनके मोनोमर यूनिट्स होते हैं, उनके मोनोमर यूनिट्स होते हैं मोनोसैकेराइड। स्टार्च, सेल्यूलोज, इनका जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है। उसके बाद प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का मोनोमर यूनिट है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर यूनिट्स इन केस ऑफ प्रोटीन। और उसके बाद हमने बात किया प्रोटीन्स आर द मोनोमर यूनिट्स इन केस ऑफ अमाइनो एसिड्स। उसके बाद हमने बात किया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर यूनिट्स इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए, आरएनए है, तो ये कैसे बने होते हैं? ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। ठीक है। उसके बाद जो आपका नेचुरल रबर है उसका मोनोमर यूनिट होता है आइसोप्रिन। ठीक है, सिस आइसोप्रिन। और उसके बाद हमने गट्टा पर्चा के बारे में भी बात किया, उसका मोनोमर यूनिट है ट्रांस आइसोप्रिन। ट्रांस आइसोप्रिन। तो बॉन्ड की पोजीशन से ये सिस और ट्रांस की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो दो टाइप के पॉलीमर यहां से आ गए नेचुरल वाले। दोनों ही टाइप की जो रबर है वो सिस पॉलीआइसोप्रिन और ट्रांस आइसोप्रिन होती है। ठीक है ना। इसके बाद हमने बात किया सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में। तो मैन मेड पॉलीमर्स जिसको केमिकल्स के हेल्प से हम बनाते हैं वो है सिंथेटिक पॉलीमर। और जिसमें हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं नेचुरल पॉलीमर के अंदर, उसको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो यहां तक की टॉपिक्स पर हमने बात कर लिया था। उसके बाद हमने बात किया अगला जो क्लासिफिकेशन था उस पे। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड पॉलीमर तीन टाइप के हैं, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड।
जिसमें लीनियर पॉलीमर क्या होता है, इन विच मोनोमर यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रेट लॉन्ग चेन, एक इकाइयां आपस में मिलकर सीधी लंबी श्रृंखला बनाती हैं। मोनोमर यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रेट लॉन्ग चेन। और इस टाइप के जो पॉलीमर होते हैं, क्योंकि सीधे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होता है तो आसानी से पैक किए जा सकते हैं, कैन बी क्लोजली पैक्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनमें मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इट इज अबाउट लीनियर पॉलीमर। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, पॉलीइथाइलीन लीनियर पॉलीमर है, नाइलॉन्स लीनियर पॉलीमर है, पॉलीएस्टर्स जो है वो लीनियर पॉलीमर हैं। हालांकि नाइलॉन में जो है अंदर इंटरपार्टिकल बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन वो रहता तो लीनियर ही है। ठीक है, इसके बाद ब्रांच्ड के बारे में हमने बात किया, तो जिसमें मोनोमर यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रेट लॉन्ग चेन बट नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस आर गिवन आउट, जिसमें बहुत सारी पार्श्व श्रृंखलाएं निकलती है। मुख्य श्रृंखला से पार्श्व श्रृंखलाओं की उत्पत्ति होती है, तो मेन ब्रांच जो होती है वो साइड ब्रांचेस भी निकलती है, जिससे क्या होता है, स्ट्रक्चर इज इर्रेगुलर, स्ट्रक्चर इर्रेगुलर होता है, कैन नॉट बी क्लोजली पैक्ड, और इसको हम क्लोज पैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो आर द मेल्टिंग पॉइंट। अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन उसके बाद हमने बात किया आपसे क्रॉस लिंक्ड के बारे में। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स क्या होते हैं, इन विच मोनोमर यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क, जिसमें एकलक इकाइयां त्रिविमी जालक का निर्माण करती हैं। 3 डायमेंशनल नेटवर्क, जिसके कारण ये हाईली रेजिड होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट भी होता है इसका। अब बात करेंगे अगले क्लासिफिकेशन के बारे में, और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जांपल जो है वो है बेकेलाइट, और मेलामाइन इज आल्सो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, है ना। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस, तो सिंथेसिस बेस्ड पॉलीमर जो है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर 2 टाइप का है यहां से पॉलीमर। ठीक है, एडिशन मतलब योगात्मक बहुलक और कंडेंसेशन मतलब संघनन बहुलक। तो यहां से पॉलीमर 2 टाइप के हो जाएंगे। जैसे डिफरेंस लिखते हैं ऐसे ही हम लिखते चलते हैं, तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो जाएंगे और साथ में डिफरेंसेस भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे मोनोमर यूनिट्स जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऐसे मोनोमर यूनिट्स जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इट मींस मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। और कंडेंसेशन ऐसे मोनोमर यूनिट्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मे बी सेम और डिफरेंट, वो सिमिलर या डिफरेंट हो सकते हैं, सेम टाइप के मोनोमर यूनिट। जैसे हमने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा तो उसमें 2 सिमिलर टाइप की मोनोमर यूनिट कंडेंस होती है, लेकिन जब हम एस्टरिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें अल्कोहल और एसिड भी होता है। तो कंडेंसेशन में सेम या डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट्स होते हैं और जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पहली बात कर लेते हैं एडिशन पॉलीमर के बारे में। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मोनोमर यूनिट्स, it is property of monomer units in which double bond or triple bonds are present। ऐसे मोनोमर यूनिट की प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ऐसे मोनोमर यूनिट जिनमें डबल बॉन्ड या
ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। और कंडेंसेशन में क्या होगा, मोनोमर यूनिट्स having same or different types of functional group, same or different type of functional groups। ऐसी मोनोमर यूनिट्स जिसमें सिमिलर या फिर डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मोनोमर यूनिट्स इन विच सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि अल्डोल कंडेंसेशन सिमिलर भी होगा, एल्डिहाइड के बीच होगा, कीटोन के बीच होगा, और डिफरेंट में जैसे एस्टर और एसिड का कॉम्बिनेशन है तो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं कंडेंसेशन में और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या डिफर करेगा, तो मोनोमर यूनिट्स इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ऐसे मोनोमर यूनिट जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। ठीक है, तो दीज यूनिट्स शो द एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके बाद अगली बात क्या आएगी, तो मोनोमर यूनिट्स में क्या होगा, बॉन्ड ओपन होते जाएगा और ये आपस में ऐड होते जाएंगे। तो नो एलिमिनेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, no elimination of any type of molecules during reaction, during combination किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा। no elimination of any type of molecule during chemical reaction or chemical combination। some simple molecules like वाटर, अमोनिया, HCl आर एलिमिनेटेड। तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स यहां पर एलिमिनेट भी होंगे। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा। जैसे अगर हमने अल्कोहल और एसिड को कंबाइन किया तो वाटर निकलेगा। इसी तरह से सिंपल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन पॉसिबल है कंडेंसेशन में। तो क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ पॉलीमर इज मल्टीपल इंटीगर ऑफ वेट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। जो पॉलीमर का वेट होगा वो मल्टीपल इंटीगर में जाएगा। जैसे 2 ग्राम के आपने 5 यूनिट को कंबाइन किया तो इसका वेट 10 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी टाइप के सिंपल या अदर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड हियर। तो क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ पॉलीमर इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ weight of monomer units, sum of weight of monomer units। क्योंकि मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहा है तो वो रिएक्टेंट के बीच से ही तो एलिमिनेट होगा, इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो वेट है पॉलीमर का वो मोनोमर यूनिट के
टोटल वेट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है? मोनोमर यूनिट्स हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मोनोमर यूनिट्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है? जहां पर मोनोमर यूनिट्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहां पर किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर कुछ सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, उसके कारण क्या होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर का जो वेट है वो कम हो जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमर का जो वेट है वो कम हो जाएगा। और एडिशन पॉलीमर में क्या होता है? जो वेट है एडिशन पॉलीमर का वो मोनोमर यूनिट्स के वेट के मल्टीपल इंटीगर में रहेगा। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में वेट कम हो जाएगा और एडिशन पॉलीमराइजेशन में वेट इज द सम ऑफ मल्टीपल इंटीगर ऑफ वेट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद एडिशन पॉलीमर जो होते हैं, एडिशन पॉलीमर जो होते हैं वो चेन ग्रोथ होते हैं। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर जो होते हैं वो चेन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमर का एग्जांपल है ये, अभी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये चेन ग्रोथ पॉलीमर्स हैं। और ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में आते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। दिस इज पॉलीमर ऑफ, दिस इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ब्यूना एन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आ जाएगा टैरिलीन, ग्लिप्टल, सभी पॉलीमर्स के बारे में हम बात करेंगे। टैरिलीन, ग्लिप्टल, बेकेलाइट, तो ये सब जो पॉलीमर्स हैं वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं। तो देयर इज द एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के बेस पर पॉलीमर दो टाइप में डिवाइडेड हैं, दैट इज चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ। और दो टाइप में होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर। अब बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन के बारे में, दैट इज बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल फोर्सेस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेस पर फिर से जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो ये चार टाइप में डिवाइडेड हो जाएंगे। अगेन द पॉलीमर्स आर ऑफ फोर टाइप्स, दैट इज नंबर 1 इलास्टोमर्स, नंबर 2 इलास्टोमर्स के बाद नंबर 2 फाइबर्स, नंबर 3 थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और नंबर 4 थर्मोसेटिंग, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो दोनों को हम डिस्टिंग्विश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो देयर इज टाइप ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल फोर्सेस। आंतरिक बलों के आधार पर जब हम पॉलीमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब 1 बाय 1 फिर से सभी के बारे में बात करते हैं। पहला
इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स, तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स इन विच monomer units are held together by weak van der Waals forces are those polymers in which monomer units are held together, monomer units are held together, monomer units are held together by weak van der Waals forces, weak van der Waals forces, weak van der Waals forces. It can be stretched like rubber, can be stretched like रबर, और इसको हम रबर के समान खींच भी सकते हैं, कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक रबर। तो ये पॉलीमर्स जो इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है यहाँ पे? वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं और इनको हम रबर के समान खींच सकते हैं। तो ये पॉलीमर है आपके इलास्टोमर्स, और नेचुरल रबर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, नेचुरल रबर। इसीलिए रबर को मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप से सल्फर के ट्रीटमेंट से उसको काम के योग्य बनाना पड़ता है। तो दैट इज इलास्टोमर्स, नेचुरल रबर जो है वो इलास्टोमर का एग्जाम्पल है, और जिस तरीके से उसका ऑकरेंस है वो किसी काम का नहीं रहता है, फिर उसको हमें यूजफुल बनाने के लिए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में डालना पड़ता है। मतलब उसमें हमें डिफरेंट केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं, तब जाकर के वो यूजफुल बनता है। ठीक है, तो इट इज अबाउट इलास्टोमर्स। अब बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। तो फाइबर्स क्या होते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। In this type of polymer, this type of polymer, इस टाइप के पॉलीमर में, इस प्रकार के बहुलक में, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस, strong interparticle forces like hydrogen bonds are present। बहुत सारे जो पॉलीमर हैं वो पेप्टाइड्स होते हैं, तो उनमें इंटरलिंक क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट which increase the tensile strength, which increase the tensile strength, जिसके कारण क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे जो स्पोर्ट्स वियर्स हैं, खिलाड़ियों के जो कपड़े होते हैं, स्पोर्ट्स वियर्स जो हैं, नायलॉन के जो कपड़े हैं, उसको आप अगर देखोगे तो वो नॉर्मल कॉटन वगैरह से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो नायलॉन है, सिल्क है, डाइक्रॉन है, ये जो पॉलीमर्स हैं, डाइक्रॉन मतलब टैरिलीन है ना, तो ये जो पॉलीमर्स हैं ये सब कैसे हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पॉलीमर हैं, और ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस के कारण इसके अंदर स्ट्रेंथ आती है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, द स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन, तो नायलॉन का स्ट्रेंथ किसके कारण होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंट के कारण नायलॉन को इतना हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट रहेंगे जिनमें वहां पर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा, और एब्रेशन लेस भी होता है नायलॉन, उस पर खरोच नहीं लगा सकते आप। तो एब्रेशन लेस पॉलीमर है, जब हम उसकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे वो चीज आ जाएगी। ठीक है, अब बारी आई अगले दो की, इलास्टोमर्स और फाइबर्स, दो हमने पढ़ लिए, अब दो बच्चे हैं हमारे पास, दैट इज थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक,
तो अबाउट थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? देखिए, कुछ पॉलीमर ऐसे रहते हैं, कुछ चीज़ें हाउस होल्ड की ऐसी रहती है जिसको आप फेंक देते हो तो लोग उसको उठा के ले जाते हैं, जैसे कैरी बैग्स है, कॉमन जो कैरी बैग्स आते थे पहले, है ना। तो वो इसका मतलब है कि वो रिसाइकल किए जा सकते हैं, उनसे फिर कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। तो जो रिसाइकलेबल हैं, जिनसे हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक है। और जैसे स्विचेस हैं, हैंडल्स हैं, ये सब टूट जाएंगे तो आप उसको टेम्परेचर दे करके कभी नहीं जोड़ सकते हो। भले ही आप उसको फेविक्विक से चिपका लो, वो एक अलग बात है, बट टेम्परेचर से आप उसको जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक के जो शूज आते हैं उनको आपने देखा होगा, तो मार्केट्स में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हीट करके किसी चीज़ को, उस टूटे हुए हिस्से को या फटे हुए हिस्से को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब वो हीट करने पर सॉफ्ट हो सकता है, सॉफ्टेन ऑन हीटिंग। जबकि थर्मोसेटिंग क्या होता है, एक बार जो पॉलीमर, जो आपने मोनोमर बनाया है, उसको कंबाइन करके आप कुछ भी बना लीजिए उसका, उसके बाद दोबारा उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, दोबारा आप टेम्परेचर के थ्रू उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या ध्यान रखना है, सॉफ्टन ऑन हीटिंग, सॉफ्टन ऑन हीटिंग, हीट करने पर क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। डू नॉट सॉफ्टन, डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, सॉफ्टन ऑन हीटिंग, ये हीट करने पर, दोबारा हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको, जो ये वाले जो पॉलीमर हैं, इनके जो शेप को है, इनके शेप को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। चेंज द शेप मेनी टाइम्स, चेंज द शेप मेनी टाइम्स, रीशेप, बल्कि ऐसा कह लेते हैं, रीशेप मेनी टाइम्स, रीशेप मेनी टाइम्स, कई बार इनके आकार को आप बदल सकते हैं। ओनली वन टाइम, एक बार आप जैसा चाहो वैसा बना लो, उसके बाद आप उसको टेम्परेचर के हेल्प से रीमोल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। it is not broken in small parts, इसके बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े करना पॉसिबल नहीं है। नॉट ब्रोकन इन स्मॉल पार्ट, इजिली ब्रोकन इन स्मॉल पार्ट, ब्रोकन इन स्मॉल पार्ट्स, इसके हम स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, मतलब हम। और जबकि थर्मोप्लास्टिक को बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जनरली लीनियर पॉलीमर, जनरली लीनियर पॉलीमर सामान्यतः जो है वो रेखीय बहुलक होते हैं, जनरली लीनियर पॉलीमर। और ये जो होते हैं जनरली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, तो कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो जनरली लीनियर होते हैं और ये कंडेंसेशन होते हैं, लाइक पीवीसी, पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन एक्सेट्रा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कंडेंसेशन बेकेलाइट, यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिलहाल इसका। तो बेकेलाइट इज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल होता है बेकेलाइट, ठीक है। तो इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल फोर्सेस, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फाइबर्स और इलास्टोमर्स। तो ये 4 इसके टाइप्स हैं, दीज आर 4 टाइप्स, ओके। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग अगले क्लासिफिकेशन पर, दैट इज और लास्ट क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर अब बात करते हैं। अगला क्या क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म,
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के बेस पर क्लासिफिकेशन फिर दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा। हमने बात भी किया उसके बारे में थोड़ी, एक चेन ग्रोथ और दूसरा स्टेप ग्रोथ। तो दो टाइप के पॉलीमर यहां से मिलते हैं बाया मैकेनिज्म के बेस पर पॉलीमर दो टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ। तो चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ दो टाइप के पॉलीमर हमें मिलेंगे बाय बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे पहले चेन ग्रोथ पॉलीमर के बारे में। तो देखो हमने मीथेन का क्लोरीनेशन पढ़ा था, है ना, याद है मीथेन का क्लोरीनेशन। तो पहले हमने क्या किया, इनिशिएशन स्टेप आया पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इनिशिएशन स्टेप, देन प्रोपोगेशन, और देन पहले इनिशिएशन, फिर प्रोपोगेशन और फिर चेन टर्मिनेशन। तो देयर आर 3 स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन 2 कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले इनिशिएशन, फिर प्रोपोगेशन और फिर आया आपका लास्ट स्टेप जिसको हमने क्या कहा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो इसी तरह से जो चैन ग्रोथ पॉलीमर है उसमें सबसे पहले क्या होता है, इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट स्पीसीज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट या टेम्परेचर मिलकर के लाइट, ये सब क्या काम करते हैं, इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं इन द इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। और फिर इनिशिएशन स्टेप में जब कोई इंटरमीडिएट बन जाता है तो चूंकि इंटरमीडिएट स्पीसीज कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वो कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, तो सिस्टम में कुछ ब्रेक डाउन करेंगे जिससे कि वो कंबाइंड होते जाएंगे और एक लंबी चेन बन जाएगी। तो दिस इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो हम बात करते हैं पहले चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन involved due to formation of intermediate species, species like free radical, कार्बोकेटायन और कार्बेनायंस due to effect of heat, light, catalyst एक्सेट्रा। तो इस तरीके से चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन या कार्बेनायंस का फॉर्मेशन होगा इनिशियली और फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की, थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, है ना, और वैसे भी बोर्ड एग्जाम्स में भी है आपके सिलेबस में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलीमराइजेशन अगर स्टार्ट हुआ चेन ग्रोथ तो वहाँ पे इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म होगी पहले। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो या कोई सा भी इसके स्टेप हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म
तो पहले सबसे पहले इसमें 3 स्टेप आते हैं, ये ध्यान रखना है। चेन इनिशिएशन, फिर इसके बाद प्रोपगेशन और फिर इसके बाद टर्मिनेशन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1। तो चेन इनिशिएशन की हम बात कर रहे हैं, अबाउट चेन इनिशिएशन। अब देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में चेन इनिशिएशन, तो जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5CO होल्टवाइज O2, होल्टवाइज O2, ओके, C6H5CO, C6H5CO और ये होल्टवाइज, ओके। तो C6H5CO बीच से एक ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, बीच से एक ऑक्सीजन लैग कर रहा है यहाँ पर। C6H5CO होल्टवाइज O2 ऐसा रहता है, पहले अपन ऐसे लिखते हैं C6H5CO होल्टवाइज O2, तो अच्छे से क्लियर आ जाएगा। C6H5CO, ओके, एक ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन, ये C6H5CO, C6H5CO और ये O2। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, C6H5CO, C6H5CO का होल्टवाइज O2 उसके बाहर, मतलब एक ही ऑक्सीजन रहेगा, सही बना रहे, ओके, देयर इज सम कंफ्यूजन। तो C6H5CO होल्टवाइज O2, तो यहां से ये पहले ब्रेक करेगा, है ना। अब ब्रेक कर दिया इसने, तो क्या बना दिया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। C6H5CO फ्री रेडिकल, दिस इज अबाउट चेन इनिशिएशन स्टेप। C6H5CO फ्री रेडिकल के कितने बनाए ग्रुप, 2 बनाए, देयर इज 2 आइडेंटिकल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल जो है फिर से यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो जब यहां से ब्रेक हुआ तो इसने आपको जनरेट करके दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हमको क्या इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, बेंजाइल फ्री रेडिकल का, फिनाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब देखो, अब आगे के हिस्से में जब फ्री रेडिकल बन गया एक स्पीसीज में, तो ये क्या करेगा, जब भी आप इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट रखोगे तो उसके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करेगा, टेंड्स टू चेंज, ब्रिंग द चेंजेस। तो प्रोपगेशन होगा। प्रोपगेशन पे क्या होगा, तो आपके पास अभी तक क्या आ गया है, फिनाइल फ्री रेडिकल आ गए, फिनाइल फ्री रेडिकल्स आर देयर। और अगर इथाइलिन है मेरे पास, इथाइलिन वाले सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, इथाइलिन का होमोलैक्टिक बॉन्ड फिशन कर देगा, और होमोलैक्टिक बॉन्ड फिशन से क्या बन जाएंगे, इथाइलिन फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो फिनाइल फ्री रेडिकल और इथाइलिन फ्री रेडिकल, अब ये फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल का कॉम्बिनेशन होगा, फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या बन गया, C6H5CH2 और ये CH2 फ्री रेडिकल। अब ये सिस्टम जो है दूसरे इथाइलिन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो सेकंड इथाइलिन पर ये अटैक करेगा, इथाइलिन फ्री रेडिकल बनाएगा उसको पहले, और इथाइलिन फ्री रेडिकल बनने के बाद फिर उससे आगे एडप्ट होता जाएगा। तो देखो अगला स्टेप आया, C6H5CH2, अब वो फ्री रेडिकल आगे वाले फ्री रेडिकल से कंबाइंड हो गया, CH2 फ्री रेडिकल, एंड दिस रिएक्शन इज इन प्रोसेस, और ये रिएक्शन प्रोसेस में चलती रहेगी। तो जब टर्मिनेशन होगा, इन टर्मिनेशन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन में फिनाइल फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा
और ये बन जाएगा CH2 होल N और नाउ द फिनाइल फ्री रेडिकल इज मूव्स आउट और पासेस आउट और फिनाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे पास हो जाएगा। ओके, तो देयर इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म है। तो इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन का बनना फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें दूसरे रेडिकल्स पर भी हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टेप्स आर सेम एवरी टाइम, स्टेप्स हमेशा सेम होगा। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में ऑलवेज द स्टेप्स आर इनिशिएशन, देन प्रोपगेशन एंड देन टर्मिनेशन। अब बात करेंगे अगले के हिस्से पर, कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन, तो कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन का मतलब है जहां पर कैटायंस का फॉर्मेशन होगा। तो देखो H2SO4, HF, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कैटायन फॉर्म करते हैं। जैसे आप H2SO4 को ब्रेक कर दोगे तो क्या बन जाएगा, H प्लस HSO4 माइनस। HF is broken to form cation. तो there is formation of intermediate species, ये फ्लोरीन माइनस, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड वाटर के साथ ट्रीट करने पर कैटायन बनाएगा। तो क्या बना देता है ये, H प्लस आयन यहाँ वाटर से आएगा प्लस BF3OH आयन। ओके, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। और अब ये कैटायन, ये हो गया आपका इनिशिएशन। अब प्रोपगेशन पे क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, द कैटायंस आर देयर, द कैटायंस कैन बी, ये कैटायन। ओके, तो देखो इफ देयर इज बॉन्ड फिशन लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इसके साथ एडअप हो जाएगा। तो पॉजिटिव एडअप हो जाएगा जब बॉन्ड फिशन होगा। और अब अगला क्या हिस्सा बन गया, CH2 और ये CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव इज देयर, CH2 पॉजिटिव यहाँ पे आ गया है ना। और जब अगला हिस्सा इसका आएगा तो ये CH2 ये इसका बॉन्ड फिशन हुआ हाइड्रोलाइटिक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, CH2 अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया तो CH2 प्लस, ठीक है। और फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, H प्लस आयन रिलीज कर जाएगा और ये आ गया CH2 का होल एंड H प्लस आयन बाहर चला गया। तो दिस इज कैटायोनिक मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। तो यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। एज सेम एज एनायन मैकेनिज्म इज ऑल्सो हियर, यहाँ पर एनायन मैकेनिज्म भी इसी के जैसा होगा। ये क्लियर हो गया। तो पहले कैटायन बना, सिस्टम को उसने हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ गया और ये इसने एक कैटायन बनाया, फिर अगले हिस्से में ब्रेक किया। तो दिस इज अबाउट द प्रोपगेशन एंड फाइनली इट गेट टर्मिनेटेड। देन अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एनायोनिक। तो एनायोनिक में क्या होगा, जैसे CH3MgBr है, CH3MgBr, मान लीजिए CH3MgBr, तो यहाँ पे क्या बनता है, एनायोनिक मैकेनिज्म बनता है। मतलब जो हमारा स्पीसीज है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। तो जैसे हम बात करें CH3MgBr की, तो देयर इज the charge is like this is positive, this is negative. So there is formation of anion, there is formation of anion. तो क्या है, उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी XYZ, कुछ किसी भी चीज से आप उसको शो कर लीजिए। तो दैट X having a pair of electron। अब इसने इसको फिर से हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से ही जाएगा आगे, ये इसको ब्रेक किया, यहाँ पे नेगेटिव और इधर पे पॉजिटिव बनाया। तो पॉजिटिव बनाया तो ये नेगेटिव इसके साथ आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जब ये नेगेटिव इसके साथ आके जुड़ा
तो क्या हो गया ये XCH2 और ये CH2 नेगेटिव। फिर से इथाइलिन अगला मॉलिक्यूल, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन, फिर से ये इसको ब्रेक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है, तो ये हो गया देखिए XCH2 CH2 CH2 नेगेटिव। फिर आएगा एक कैटायन एनायन, तो जुड़ता रहेगा आपस में। X क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर, तो CH2 होल एंड, और ये X यहाँ पे पेयर के साथ बाहर है। ठीक है, दैट इज एनायोनिक मैकेनिज्म, ये है एनायोनिक मैकेनिज्म। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स और उनके यूजेस के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके कमांडोज, थैंक यू।